आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट टारगेट 272 खास कार्यक्रम। इन चुनाव में मेरा, जैसे मैंने कहा कि भारतीय सियासत का इतिहास रहा है, हमेशा से ये बात मैं कहता आया हूं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधे तौर पर सियासत से ना जुड़े, लेकिन फिर भी उनका कहना, उनका प्रभाव बहुत रहता है सियासत के ऊपर। वो लोगों के मूड को समझते हैं, मन को समझते हैं और उसके हिसाब से अपनी बात रखते हैं। ऐसी भारतीय शख्सियतों में से एक है बाबा रामदेव, जो अब खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। ये एक बड़ी स्थिति है बाबा रामदेव के लिए। और दूसरी बड़ी बात है कि विवादों से उनका पुराना रिश्ता रहा, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन लोग ये जानना और देखना चाहते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी का इस जोरदार तरीके से समर्थन कर रहे हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव है हमारे साथ इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बाबा रामदेव, आपने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस ने आपको मिसट्रस्ट किया, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं, और धोखा दिया, आप पर भरोसा नहीं किया, इसलिए आप अंततः बीजेपी के पास आ गए या बीजेपी का समर्थन करने लगे। क्या ये सोचना सही है? देखिए, कांग्रेस ने तो देश के साथ धोखा किया है और अभिज्ञान जी माना कि कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियों में वो आदर्श सूचिता नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन 67 सालों में बोफोर्स घोटाले से लेकर के, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे वो चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो या हेलीकॉप्टर घोटाला हो, तमाम माने जल जंगल जमीन से जुड़े हुए प्रश्न, और अभी खास करके पिछले एक दशक से जो घोटालों की भरमार हुई है, और इसमें एनडीए ने यूपीए ने नेतृत्व किया है और यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हैं। इसलिए मैं उनको कहता हूं इस समय तो भ्रष्टाचार की सरगना हो गई है, और जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधक बनाया है और देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाया है, रुपए का अवमूल्यन एक हद से नीचे गिरा दिया है रुपए को, और पूरे देश में एक निराशा का वातावरण निर्मित हुआ है, तो इसके लिए नैतिक और राजनीतिक तौर पर वो जिम्मेदार हैं। और उन्होंने जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पाप किए, गुनाह किए हैं, इसलिए मैंने कहा था कि वो एक तरह से राजनीतिक कलंक की तरह स्थापित हुई है देश में। मैं महिलाओं को की हमेशा इज्जत करता हूं, मैं उनको पूज्य मानता हूं, लेकिन ऐसी महिला जो देश के 1.25 करोड़ लोगों का हक छीनने में लगी है, वो मुझे क्या धोखा देंगे? मुझ फकीर को क्या चाहिए? लेकिन देश के साथ उन्होंने धोखा दिया है, 1.25 करोड़ लोगों का हक छीना है, और वही काला धन है और उसके मूल में भ्रष्टाचार है। मैं नहीं कहता, स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी मानते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसा ही मिलता है, 85 पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, वही काला धन बनता है। 16 करोड़ देश के बाहर गया, थोड़ा अमाउंट नहीं है। हमारा अभिज्ञान जी, आप इस बात को जरा गौर से सुनना। अलग अलग एजेंसियां, चाहे वो टैक्स जस्टिस नेटवर्क हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रीटी हो, या देश और दुनिया के सभी बड़े इकोनॉमिस्ट हो, भारत के भी प्रोफेसर अणु कुमार जो काले धन के ऊपर बड़ा अधिकार रखते हैं, वो भी कहते हैं 16 करोड़ रुपए देश के बाहर गया, और वो 10% है। 900 लाख रुपए देश की इंटरनल इकोनॉमी में, इलीगल गोल्ड में, लैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, माइनिंग में, सब जगह लगाओ, पॉलिटिक्स में और तमाम काला बाजारी में काला धन। 1000 लाख करोड़ इतना पैसा है कि भारत को वो उसका हक मिल जाता है तो चीन और अमेरिका से आगे हिंदुस्तान पहुंच जाता है। इसलिए धोखा मुझसे नहीं, धोखा इस देश के 1.25 करोड़ लोगों से किया है, और उसका बदला लेने का समय 2014 का चुनाव। ठीक है, बदला लेने का समय 2014 का चुनाव। क्या गारंटी है कि नरेंद्र मोदी, ये पैसा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका आकलन, जिसके आंकड़े आप बता रहे हैं, ये पैसा नरेंद्र मोदी ला कर दे देंगे इस देश को? देखिए, क्या गारंटी बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने कल ही केंद्र सरकार को फटकार लगाई, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी भरोसा कांग्रेस पर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, देखो, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है और किसी व्यक्ति और दल की दलदल में फंसे हुए नहीं है। हमारा एजेंडा साफ है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे प्रिंसिपल, हमारी पॉलिसीज एकदम स्पष्ट हैं। वो केजरीवाल की तरह नहीं है कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, बस मुझे लड़ना है। हमारा एजेंडा साफ, और वो एजेंडा है ये काले धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के हमारे 3 मुद्दों पर जुड़े हुए 9 ये बड़े उसका रोड मैप है पूरा, कि काला धन कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, चाहे वो देश के बाहर गया, देश की इंटरनल इकोनॉमी में। भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, सीबीआई से लेकर के, सीवीसी से लेकर के, और चीफ इलेक्शन कमीशन हो या सीएजी हो या लोकपाल हो, ये सब। बाबा रामदेव, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि हमारा जो एजेंडा है, मैं समझ रहा हूं, मैं बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, सरल सा प्रश्न है आपके लिए
इसमें मेरी रिसर्च में लिखा हुआ है कि आपने कहा है कि आपका बीजेपी को समर्थन 3 शब्दों पर आधारित है: नीति, नेतृत्व और नियत। मैं आप ही के शब्दों पर आपसे प्रश्न पूछूंगा। नीति आपने जरूर चर्चा की होगी और इसके ऊपर मैंने राजनाथ जी से लेकर के आदरणीय आडवाणी जी से लेकर के जेटली सुषमा जी से लेकर के आदरणीय गडकरी जी तक सबका मैंने समर्थन लिया है। ऐसा इस बार गच्चा खाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, इस बार गच्चा खाने वाले आप नहीं है। मैं आऊंगा, वो हमने करोड़ों लोगों में जो अपेक्षाएं जगाई है ना, उससे समझौता करने वाले मैं आऊंगा उस पॉइंट पर, क्योंकि मैं जिस बाबा रामदेव को जानता हूं, आप और हम एक दूसरे को बहुत लंबे वक्त से जानते हैं। उनके मंच पर देश के नेता आते थे, आप जब योगा उनको सिखाते थे। अब लोग, और सारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के, अब लोग ऐसा कहते हैं बाबा रामदेव के बारे में कि आप मंच ढूंढ रहे हैं। पहले मंच, आप नेता आपको ढूंढते थे, अब आप मंच ढूंढ रहा हूं। आप अभिज्ञान जी, आप एक उदाहरण बता दीजिए। हाँ। एक बार भी किसी के मंच पर गया हो तो मेरे मंच पर अभी भी मोदी जी आए, मेरे मंच पर आदरणीय जेटली जी, राजनाथ जी, चाहे वो 5 जनवरी की घटना हो जब भारत स्वाभिमान का स्थापना दिवस था। मैं किसी के मंच पर नहीं गया और ना किसी के मंच पर जाऊंगा। अपने मंच पर सबको बुलाया है, किसी अहंकार के तहत नहीं जी, मुद्दों के लिए, देश के लिए। हमारा कोई व्यक्तिगत एजेंडा ही नहीं ना। एक फकीर का एजेंडा क्या होगा? एक फकीर वजीरों से इसलिए लड़ रहा है, इस देश को के साथ जस्टिस करो। बाबा का क्या एजेंडा है? मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कोई आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई पोजीशन नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए कि नीति, नेतृत्व और नियत के हिसाब से मोदी 10 on 10 है, 10 में से 10 हैं, खरे उतरते हैं। आप जो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आए हैं, जो आपकी सोच पर आधारित है और उसका सम्मान होना चाहिए। ये एक प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति की मुद्दों पर एक सोच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है इस पर नरेंद्र मोदी खरे उतरेंगे, और क्यों आपको लगता है? मुझे आदरणीय मोदी जी ने 1-2 बार नहीं, अनेकों बार जी संवाद में कहा कि बाबा जी, मैं 100 नहीं 200% आपके सब मुद्दों से पूरी तरह सहमत हूं। ठीक है। और जो आपने करोड़ों लोगों में अपेक्षाएं जगाई हैं, हम उनको निराश नहीं होने देंगे। और सार्वजनिक तौर पर भी उन्होंने कहा कि बाबा जी के मुद्दों को पूरा करने का हमारा वादा ही नहीं है, हमारा इरादा है। और उनकी जिन नीतियों की वो बात कर रहे हैं और जिस नेतृत्व की अपेक्षा कर रहे हैं, वो इस देश की भलाई के लिए। आपको क्या नरेंद्र मोदी ने यह समझाया है कि अगर उनकी सरकार कल को आ जाती है तो ब्लूप्रिंट क्या है सिर्फ आपके मूल मुद्दे, काले धन को देश में वापस लाने की? देखिए ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए, कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को भी आपने सही कोट किया। कांग्रेस के साथ काले धन के मुद्दे पर मसला क्या है? कांग्रेस ने कुछ किया लेकिन वो ब्लूप्रिंट स्पष्ट नहीं है, यही लोगों का मानना है, और इसलिए कोई कारगर तरीका नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास क्या कारगरता है कि ये पैसा वापस आएगा इस मुल्क में? देखिए, और आप क्यों कन्विंस्ड हैं? बहुत से प्रोसीजर्स हैं, मैं 3 बड़े प्रोसीजर्स की बात करता हूं जी। एक, नरेंद्र मोदी से जो आपने चर्चा की, वो जानना चाहता हूं। वही, और उन पर सहमति ली। ठीक है। ये खाली अब मौखिक बात नहीं है। ठीक है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है सब। ठीक है। और इसको कोई जो है झुठला नहीं सकता। इससे कोई मुकर नहीं सकता। हमने कहा अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन। ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे 5 साल लगे थे इसको समझने में। जितने भी, चाहे वो देश के अंदर पैसा है, देश के बाहर से पैसा आया, बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, अभी तक, चाहे वो सेल कंपनियां हैं, ट्रस्ट कंपनियां हैं, चाहे अलग अलग प्रकार से वो विदेशी पूंजी निवेश के ऊपर नाम पर पैसा आता है, देश के अंदर बैंकिंग प्रणाली में पैसा इन्वेस्ट है, अभी तक अक्सर ये नहीं पता लगता कि इसका मालिक कौन है। तो मैंने कहा अल्टीमेट ओनरशिप का डिक्लेरेशन करो, अर्थात कोई भी पैसा कहीं पर भी, देश में विदेश में, ब्लैक मनी का मतलब ही क्या होता है? जो 70 से ज्यादा दिन देशों में ये काला धन बताया जाता है, वहां पर प्रोविजन ही होता है कि आपको मालिक का पता नहीं लगेगा। फिर FDI आदि के माध्यम से जो पैसा आता है वापस आपके मुल्क में, तो उसमें उसका मालिक का नहीं पता लगता, तो आप किसको पकड़ नहीं सकते। एक के बाद दूसरे तीसरा ऐसा चक्रव्यूह रचा जाता है कि आप मूल मालिकों तक पहुंच नहीं पाते। तो हम कह रहे हैं कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन करो, एक बात। दूसरा, देश की इंटरनल इकोनॉमी का ब्लैक मनी तब बाहर निकलेगा जो इलीगल गोल्ड के रूप में है, लैंड के रूप में है, माइनिंग के रूप में है, सब जगह इन्वेस्ट है। उस पैसे को बाहर निकालने के लिए मैंने कहा कि सारे पैसे को आप बैंकिंग प्रणाली में लेके आ जाइए, और वहां पर मैंने कहा है ये ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए कि जो है ये भी दूसरा कदम होगा जिसमें बड़ी करेंसी वापस लो।
क्योंकि बड़ी करेंसी को आप ट्रेस नहीं कर सकते। करेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, और चाहे वो दूसरे भी जो है जो एक्सचेंज के तरीके होते हैं, या तो गोल्ड होता है या कोई और दूसरी चीजें होती है, लेकिन उसको भी कंट्रोल में किया जा सकता। मेन जो होती है वो करेंसी होती है। जिन देशों के अंदर स्वीडन है वहां 3% मात्र करेंसी है, 97% जो है वो जो है सब बैंकिंग प्रणाली से चलता है। हमारे यहाँ पर जो है उल्टा हो रखा है। हमारे यहाँ पर 97% बड़ी करेंसी है और मैक्सिमम देश की इकोनॉमी उसी पर चलती है। तो बड़ी करेंसी हमारे वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हुए कह चुके हैं कि सिर्फ इस मुल्क की 3% जनता टैक्स देती है। और वो तो अगर आप औपचारिक पैसे की बात कर रहे हैं तो ये मैं मतलब ये भी होना चाहिए। बजट में कोट किया था। तो जो है जो खास करके डायरेक्ट टैक्स उनके बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स तो 125 करोड़ लोग ही देते हैं, वो एक दूसरा प्रश्न है। हाँ, वो एक दूसरा प्रश्न, सही बात। लेकिन मैं आपको बात ये कह रहा हूं कि बड़ी करेंसी वापस लो, एक सिंगल बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स लगाओ, उसके डिफरेंट स्लैब बनाए जा सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, और उस प्रस्ताव को बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है। दूसरा ये बड़ा कदम होगा। देश की इंटरनल इकोनॉमी में करीब 900 लाख करोड़ रुपए है, और वो जब पैसा आ गया तो पुअर गवर्नेंस का प्रश्न हो, चाहे वो इन्फ्लेशन का प्रश्न हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रश्न हो, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये प्रश्न हमारे देश में पैदा किए गए। इस देश में सामर्थ्य बहुत है। 125 करोड़ लोगों का हक 125 लोगों ने मारे, जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और ऑफिशियल डेटा है, आप तो दिखाते रहते हैं एनडीटीवी पर, डेटा बहुत चलते हैं। 125 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति नहीं, उससे ज्यादा संपत्ति मात्र 70,000 लोगों के पास में, 70,000 में भी 70 लोगों के पास में। ये इस देश की माने देश की अर्थव्यवस्था को बंधक बना लिया कुछ लोगों ने। तो ये दूसरा प्रोसीजर हो गया। तीसरा प्रोसीजर होगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आपको जो एक बाहर से भी पैसा लाना पड़ेगा। उसके लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिसके ऊपर पिछले हमने कई बार प्रोग्राम किए थे, और एक पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन्स, ये दो ऐसे कानून बने हुए विश्व स्तर पर, और पूरी दुनिया के देशों ने उनको मान लिया, स्विट्जरलैंड से लेकर के सारे टैक्स हेवन्स ने भी। तो हम उन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हैं, तो हम करीब 16 करोड़ पर जो बाहर भी गया वो अंदर ला सकते हैं। ये इतना पैसा है विज्ञान भाई कि, और इसका रोड मैप यही है कि जो है पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन्स और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये दो प्रोविजन तो पूरी दुनिया ने मान लिए। नया प्रोविजन मैं बात कर रहा हूं, अपने देश में तो शुरू करें अल्टीमेट ओनरशिप का डिक्लेरेशन, चाहे वो एफडीआई में चाहे बैंकिंग में, और जो है ये सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स वाला प्रश्न, ये इतनी चीजें मान ली जाती हैं तो ब्लैक मनी देश को मिलेगा। ठीक है, हम ले रहे हैं यहां पर एक ब्रेक। वापस आऊंगा, दो अहम मुद्दे बाबा रामदेव से पूछूंगा। पहला, क्या बाबा रामदेव, इन्होंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि इस बार वो गच्चा नहीं खाएंगे, क्या बाबा रामदेव सपनों की दुनिया में जी रहे हैं? मूलतः व्यापारी वर्ग के समर्थन से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी, क्या ऐसी पार्टी के बदलाव की स्थिति में आइडियाज बाबा रामदेव के क्रांतिकारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या वाकई बीजेपी इनके साथ लिप सर्विस कर रही है क्योंकि इनका उसको अहम समय पर समर्थन चाहिए, या आगे जाकर इनकी बातों को मानेगी? दूसरी चीज, क्या इनके बदलते हुए स्टैंड्स की वजह से अलग अलग मसलों पर, क्या बाबा रामदेव के पास जो पहले विश्वसनीयता थी वो इस वक्त खो चुके हैं? हम इन दो बड़े अहम मसलों पर आएंगे कि कहीं बीजेपी बाबा रामदेव का मौजूदा माहौल में इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। हम आएंगे, और इसी में छुपा है और जवाब काले धन के मुद्दे का, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बाबा रामदेव के साथ गंभीर मुद्दों पर कुछ खास बातचीत। जब ब्रेक में जाने से पहले मैंने दो विषय रखे थे। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से इनकी बातचीत जो रही है उसको बाबा रामदेव कोट कर रहे हैं। अपने एजेंडे की बातें जो मानी है भारतीय जनता पार्टी ने उसको बता रहे हैं। मूलतः 3 शब्दों पर ये अपनी बात और समर्थन को आधारित कर रहे हैं बीजेपी के लिए: नीति, नेतृत्व और नियत। पहला पॉइंट मैंने रखा था कि क्या वाकई, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कहीं इस बार गच्चा ना खा जाए, क्या इनका इस्तेमाल करने के जुगाड़ में तो नहीं है बीजेपी? दूसरी बड़ी बात यह है कि बदलते स्टैंड्स की वजह से जो पहले बाबा रामदेव की विश्वसनीयता थी, क्या उन्होंने खो दिया? पहले मसले पर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट सर, मुझे थोड़ा सा ध्यान से सर, बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा व्यापार वर्ग का समर्थन मिला है। व्यापार वर्ग मूलतः इस मुल्क के, आप जानते हैं मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पर काफी लिखता पढ़ता रहता हूं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसे हम कहेंगे, अव्यवस्थित क्षेत्र जो है, उससे आता है।
आपका आइडिया बहुत अच्छा है, क्रांतिकारी है, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। कहीं बीजेपी आपके साथ लिप सर्विस तो नहीं कर रही है? क्योंकि बीजेपी के लिए इसका सबको लागू करना बड़ी टेढ़ी खीर होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी मेरे साथ इस देश का अपर क्लास हिंदू, जी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ओबीसी से लेकर के दलित, मुस्लिम, आदिवासी सब जुड़े हैं। और मैंने उसका पूरे देश में आंखों से देखा भी है हाल जी। और मैंने उसके लिए बहुत सारे सर्वे और तमाम चीज़ें भी करवाए हैं जी। इस देश का व्यापारी इस देश की गलत आर्थिक नीतियों से दुखी है। वो कहता है टैक्सेशन सिस्टम इतना क्रिटिकल बना दिया गया है, करीब 32 प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगा देंगे, हमको पता ही नहीं लगता, हमारा आधे से ज़्यादा समय इसी चीज़ में गुजरता है। और मैंने इसके पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी संस्थाएं उन सबके आंकड़े दिए कि इस देश की हालात क्या। मैंने पूरी दुनिया के 200 देशों में टैक्सेशन सिस्टम बाबा रामदेव जी सिर्फ तकरीबन 3% के लिए। हाँ, और नहीं चिदम्बरम साहब के हिसाब से नहीं, इंडायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ा दुख तो मध्य वर्ग का यही है कि जितना टैक्स लगेगा ऊपर करके, नीचे करके, टेढ़ा करके, सीधा करके, वो यही 3% पे लगेगा। ना गलत बात है ये जी। इस देश में आधे से ज्यादा टैक्सेशन इंडायरेक्ट टैक्स आता है, उसको 125 करोड़ लोग पे करते हैं, चाहे वो डीजल के रूप में, चाहे पेट्रोल के रूप में, चाहे गैस के रूप में, चाहे रोड टैक्स के रूप में, चाहे हाउस टैक्स के रूप में, चाहे वो वैट के रूप में, चाहे सर्विस टैक्स के रूप में, सारी की सारी। अब अगली बात में एक बात कहता हूँ कि इस देश में लोग कहते हैं भाई एक कोई सिंगल जो है टैक्सेशन सिस्टम ले आओ। इसके ऊपर पहले भी जो है जीएसटी आदि की बात चली, लेकिन उसको वो फिजिबल नहीं हो पाई। हम कहते हैं फिजिबल और एक जस्टिसफुल, जिसका जो ब्रॉड बेस्ड हो, जिससे कि सरकार उसको डेफिसिट से बाहर निकाला जा सके और लोग भी परेशान है। वो मैंने कहा ना 150वें नंबर पर आता है हिंदुस्तान का नाम जो है टैक्सेशन के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं भाई हिंदुस्तान में, मैं जो है आंकड़ों के हिसाब से भी बता रहा हूं और मैं पूरी दुनिया में घुमा, लोग कहते हैं भाई हिंदुस्तान में व्यापार हम नहीं कर सकते। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं कि व्यापारी भी चाहते हैं, ये आपका गलत परसेप्शन है कि व्यापारी लोग नहीं चाहते कि टैक्सेशन का सरलीकरण हो। व्यापारी लोग भी चाहते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है खत्म हो। ये जो आप किसी भी दुकान में जाइए तो आपको 50%, कहीं 75% बिना बिल के सामान मिल जाएंगे। लोग दुखी है इस प्रक्रिया से और उनको दूसरी तरह से टैक्स देना ही पड़ता है। एक तो एक टैक्स है ये जो आप बता रहे हो, जो गवर्नमेंट का टैक्स है, फिर गुंडा टैक्स होता है, फिर पॉलिटिकल टैक्स होता है जो चुनाव के समय लेते हैं, फिर उसके अलावा और तमाम तरह के फिरौती आदि तमाम वो दूसरे होते हैं। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हमसे एक बार टैक्स ले लो और बाकी हमारे घर पे कोई नहीं आना चाहिए। और मैं कहता हूँ ये इस चुनाव के नाम पर भी जो वसूली होती है ये भी खत्म होनी चाहिए। एक चुनाव सुधार में मैंने वो मुद्दा भी रखा है कि जो है स्टेट फंडिंग इलेक्शन होना चाहिए। और मैं जो है मेरा बस चला तो इस देश में हम स्टेट फंडिंग इलेक्शन भी लेकर के आप ये कह रहे हैं कि ये जो व्यापारी है जो कच्चे के पैसे से बहुत बड़ा अपना व्यापार चलाता है, वो भी चाहता है कि बीजेपी का समर्थक है, वो चाहता है कि ये सब कुछ ये आर्थिक नीतियों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन है वो होना चाहिए, बिल्कुल सीधे तरीके से होना चाहिए। वो चाहता है। आपको भरोसा है कि वो चाहता है, या उसको लगता है कि वो टैक्सेशन में, टैक्स में बदलाव का फायदा लेना चाहता है, लेकिन जिस तरह से अपना व्यापार कर रहा है उस नियत में बदलाव नहीं चाहता। देखो अभी भी इस देश में जो साधारण व्यापारी हैं उनको मतलब वो भी टैक्स तो दे ही रहे ना बेचारे, सर्विस टैक्स। आप इनकम टैक्स को खाली मत गिनिए, एक देश में बहुत बड़ी अलग अलग तरह के वो भी दे रहा है। और वो जो इनकम टैक्स है वो भी यदि उसका सरलीकरण किया जाए तो मैं कहता हूँ इस देश में आप ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करते हैं और देश की इकोनॉमी को पटरी पर लेकर के आते हैं तो जो एवरेज टैक्स है 1 से 2% टैक्स तो लोग इस देश में 10% तो दान कर देते हैं। जिन छोटे छोटे व्यापारियों की आप बात कर रहे हो वो यदि 10 लाख रुपए कमाते हैं तो 1 लाख रुपए कम से कम वो दान करते हैं इस देश के लोग। मैं तो 1-2% ट्रांजैक्शन टैक्स की बात कर रहा हूं, जो है ड्रग आदि और दूसरी इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, सिगरेट आदि, उसके ऊपर तो 10% लगाना पड़ेगा। खैर तो माने इस देश का व्यापारी भी चाहता है टैक्सेशन सरल हो। तो जो हमने इश्यूज उठाए हैं वो क्रांतिकारी हैं और उससे देश की फिजा बदलेगी और देश में जो सारे अर्थव्यवस्था के नाम पर जो अनर्थ चल रहा है वो सारा खत्म होगा। उससे किसी भी तरह की व्यापारियों की असहमति नहीं है तो बीजेपी का बेस वोट उससे खिसकेगा नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि स्टैंड बदलते हैं, एक भी आप मौका बता दीजिए जहां मैंने स्टैंड बदला हो। दूसरी बात, समर्थन, अभी आपने 5 सालों से मुझे लगातार लड़ते देखा है। देखिए लगातार 5 सालों से मुझे किस बात की विशेषज्ञता हो चुकी है? खाली कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए? आपने 5 साल तक मुझे लड़ता देखा। 27 फरवरी 2010 जिसमें हमने करीब 2 लाख लोगों को रामलीला मैदान में, इस बार 2.5 लाख आए होंगे। अभी की बात है जो है 23 मार्च शहीदी दिवस पर रामलीला मैदान में इतनी भीड़ कब देखी थी? यदि मेरा जन समर्थन खिसक रहा है
तो 2.5 लाख लोग माई का लाल को बुला के दिखाए ना, जहां कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति ना जुड़ा हो। लोग एमएलए और एमपी बनने के चक्कर में जो है लोगों को भूस की तरह भर के ले आते हैं गाड़ियों में, वो नहीं है। यहां 2.5 लाख लोग थे और वो रामलीला मैदान में ताकत नहीं दिखाई हमने। मैं हर रोज सभाएं करता हूं, 1 लाख लोग आते हैं मेरे पास में, उनको ठेलों में रेल में भर के नहीं लाया जाता है, उनको पैसे दे करके नहीं बुलाया जाता है। बाबा रामदेव लड़ रहा है तो सच्चाई के आधार पर लड़ रहा है और देश के करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। तो ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जन समर्थन खो चुके हैं? नहीं, मैं इस आधार पर इस बात को कह रहा हूं कि आपको, अगर आप अपने आप में बाबा रामदेव हैं और आपका समर्थन, ये तो मैंने देखा है, मतलब ये सब उस पर अब रामलीला मैदान में आपने थोड़े दिन पहले दूसरे लोगों को भी देखा होगा, 200 लोग नहीं जुटा पाए। एक मिनट बाबा रामदेव जी, और अरविंद केजरीवाल अभी वाराणसी गए तो 10,000 लोगों को जुटाने के लिए पूरी यूपी से लोग लाने पड़े, 2,000 भी बनारस से लोग नहीं आए। 2,000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूं ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा रामदेव को नरेंद्र मोदी का समर्थन करने की जरूरत क्या है? देखो, आप मेरी बात सुनो जन समर्थन की। मैं गाड़ी से कहीं लघु शंका करने के लिए, यूरिन करने के लिए बाहर निकलता हूं ना, वहां 2,000 आदमी खड़े हो जाते हैं। ठीक है कि आप लघु शंका करने के लिए बाहर निकलते हैं, 2,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जन समर्थन को आप ऐसे नकार नहीं सकते। नहीं, मैं नकार नहीं, देश की जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद में बाबा रामदेव हैं तो फिर आप नरेंद्र मोदी को क्यों समर्थन देना चाह रहे हैं? देखो, बीजेपी पहला मैंने कोई स्टैंड नहीं बदला है। मेरा स्टैंड जियो का तू है, मेरा समर्थन और बढ़ा है और मैं कभी झुका नहीं हूं और बिका नहीं हूं। अगली बात, आपने, और मैंने इसके लिए एक पॉलिटिकल सर्वे भी कराया है, शायद कभी आएगा तो बता दूंगा। शायद किसी राजनीतिक पार्टी के पास उतना बेस वोट नहीं है जितना मेरे पास है। लोग कहते हैं बाबा नई राजनीतिक पार्टी बनाओ, और जो उसमें आप वो मौका लगा तो फिर कभी मैं दिखा दूंगा वो। अभी मैं सोच रहा था कि लोगों में कहीं गलतफहमी ना हो कि बाबा ये क्या कर दिया। नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए, और उसमें वोट परसेंटेज आप देखेंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि बाबा फिर इतना जन समर्थन होते हुए फिर आप उसको मोदी को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो ये आपका प्रश्न वाजिब है, इसका उत्तर देता हूं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, यहाँ पे पूरा समय दूंगा आपको इसका जवाब देने के लिए। देखिए, यही चीज मैं सुनना चाहता था, और मैं जानता हूं बाबा रामदेव को हमारे और आपके बहुत साक्षात्कार और कार्यक्रम पहले हुए, ये प्रश्नों को सुनते हैं और बेबाकी से उत्तर दिया है। बेबाकी से उत्तर देते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं बेबाकी से उत्तर देता हूं। वापस आके पूछूंगा कि अगर आप खुद में बाबा रामदेव है तो फिर आप नरेंद्र मोदी के साथ क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? यही सीधा प्रश्न है। ब्रेक ले रहा हूं, वापस आके सीधा प्रश्न यही पूछूंगा। कोई इंट्रो लाइंस नहीं होंगी इस ब्रेक के बाद। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, बाबा रामदेव जी से कोई इंट्रो लाइंस की आवश्यकता नहीं है इस हिस्से में। सीधा प्रश्न, क्या जरूरत है आपको मोदी का समर्थन करने की? देखिए, कभी कभी कोई किसी को क्षमा कर देता है तो उसको कमजोरी मान लिया जाता है। कभी किसी का कोई समर्थन कर देता है तो उसको मजबूरी मान लिया जाता है। यहाँ कोई कमजोरी नहीं है, यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ तकाजा है देश का। देश के लोग नरेंद्र मोदी में खौफ देखते हैं, कुछ लोग उनमें खौफ भी देखते हैं। हाँ, कुछ लोग, हाँ, अगर होप देखते हैं तो खौफ भी देखते हैं, ये बात भी सच है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर सामने लाने का काम सबसे पहले किसने किया था? सही बात। मैं ये कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अपने आप को नीचा गिराना भी नहीं चाहता। हमने पूरे देश की सारी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया और सबसे पहले हमने कहा कि इस व्यक्ति में आशा है, उम्मीद है, भरोसा है, क्योंकि आज देश में सबसे बड़ा यदि कोई क्राइसिस है, संकट है, तो वह है भरोसे का। लोग विश्वास नहीं करते। अब जब हमने मोदी जी को सामने रखा, उसके बाद में बीजेपी और संघ और तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, हमें खुशी है। जहां तक प्रश्न ये है, इस बात का दर्द है। अरे एक बात, हाँ। और इसको हमें खुशी है, इसका कोई गम नहीं है। जो हमने चाहा वो किया। दूसरी बात, आदरणीय मोदी जी गुजरात में घूम रहे थे, बाबा रामदेव पूरे हिंदुस्तान में घूमा है पिछले 2.5 दशक में। 12 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं की हैं, और
ना मुझे एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनना है, लेकिन आप देखिए इस देश के 125 करोड़ लोगों में मेरे काम के कारण से मैंने उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन किया, उनकी हेल्थ में, उनके एटीट्यूड में, उनके माइंडसेट में मैंने परिवर्तन किया। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरे चेहरे से, मेरे चरित्र से मुझे पहचानते हैं। इसलिए मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं हूँ, किसी व्यक्ति के कारण से। मैंने सोचा कि इस समय यदि कोई नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाता है तो लोग सोचेंगे सबको अब तो साथ में आकर के मिलकर के देश को बचाने की बात करनी चाहिए, अलग अलग खेमे नहीं बनाने चाहिए। इसलिए मैंने एक स्वतंत्र किसी राजनीतिक पार्टी का गठन करके और तब इस मिशन को पूरा करने के लिए नहीं सोचा। मैंने सोचा पहले हमने कांग्रेस को मौका दिया, उन्होंने धोखा दिया, कोई बात नहीं, अब नरेंद्र भाई को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और ये मैं तो समस्या, ये दर्द नहीं है, आप मौका देते रहते उसके बाद आपके साथ धोखा हो जाता है। ये तो वक्त बताएगा। इस बार एक मिनट बाबा, इस बार मुझे लगता है धोखा नहीं मिलेगा। इस बार आपको लगता है, आपने कहा कि आप बहुत गच्चा इंडिया अगेंस्ट करप्शन। एक मिनट, आपकी जो रिश्ते रहे, हम सब इस पर, आपने बहुत इस पर चर्चाएं की हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना, उससे आपने खड़ा किया। एक मिनट, अन्ना हजारे के साथ आप जुड़े, वो आपने खड़ा किया। उसके बाद देखिए आपके अपने साथ क्या हुआ। अब आप कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, कल को नरेंद्र मोदी ने आपको धोखा दे दिया तो भी ये देश मेरा साथ देगा, तो भी देश आपका साथ देगा, क्योंकि मैंने निखालस भाव से बिना किसी अपेक्षा के देश की सेवा की है। और वजीरों से एक फकीर ने टक्कर ली तो मुद्दों के आधार। आप अपने आप को फकीर कहते हैं, लोग कहते हैं आपका एम्पायर 1100 करोड़ से ज्यादा का है। आपने कम बताया, मैं तो भगवान का बेटा हूँ, ये सारा ब्रह्मांड मेरे भगवान का है, ये सारा देश मेरा है, मैं भारत माता का बेटा हूँ। आप कहाँ एक 1100 करोड़ पे फंस जाते हैं। अरे ये सारा साम्राज्य मेरा है, ये आपका टीवी चैनल भी मेरा है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सबको अपना मानता हूँ। ये तेरा जो है अपने कुछ अपना मानना, कुछ दूसरे का मानना, ये तो साधारण लोग बात करते हैं, तो मैं तो सबको अपना मानता हूँ। बात ये है कि जो है मैं आज भी जमीन पर सोता हूँ, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, 1 रुपए 1 इंच जमीन नहीं, और अपने लिए कोई शौक नहीं। आप देख सकते हैं मुझे 17.5 साल हो गए अनाज खाए, कोई बीड़ी सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, अनाज खाने का भी शौक नहीं है, आइसक्रीम खाने का भी शौक नहीं है, कोका कोला पेप्सी को तो मैं कोल्ड ड्रिंक जो है टॉयलेट क्लीनर बताता हूँ। मैं इस देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए जीऊंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं 1-2 साल नहीं, आने वाले 50 साल तक की योजना बना करके चल रहा हूँ। बाबा रामदेव, अपने लिए कुछ नहीं करना लेकिन देश के लिए सब कुछ करना है, इस संकल्प के साथ काम कर रहा हूं। और इस बार एक बड़ा परिवर्तन होगा। उठापटक बहुत होगी, बीजेपी के बहुत से निर्णयों की भी आलोचना हो सकती है, उनके प्रत्याशियों की भी आलोचना हो सकती है, लेकिन अंततः लोग मोदी का समर्थन करेंगे और एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आएगा। कांग्रेस तो कहीं चर्चा में नहीं है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां कहीं अब वो एकदम हाशिए पर है। बाबा रामदेव जी, आपके समर्थन के फिक्स डिपॉजिट का चेक जो है वो नरेंद्र मोदी जी कैश कर ले गए, उसके बाद आपको अगर कुछ नहीं मिला तो क्या ये गच्चा खाना नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं मैं यहाँ रहूंगा, अभियान आप भी यहाँ रहेंगे, ठीक है। और मोदी जी की सरकार बनने के बाद काले धन और भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के जिन मुद्दों के लिए हमने पूरे देश में उम्मीद, आशाएं और विश्वास जगाया, उसको हम पूरा करके ही दम लेंगे। न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। आज तक कभी झुके नहीं, रुके नहीं, आगे भी वही तेवर और वही जोश, वही जुनून आगे भी आप देखेंगे, और जो कहा है उसको करके दिखाएंगे। ठीक, बाबा रामदेव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस आऊंगा एक छोटे से हिस्से के बाद। हमसे बातचीत कर रहे थे, एक चीज उन्होंने बड़ी स्पष्ट कही यहां पर कि इनको पूरा भरोसा है कि जो इनकी मांग और मुद्दे हैं, जिस पर बहुत पहले से चर्चा कर रहे हैं, उस पर अगर नरेंद्र मोदी इस स्थिति में कल को आ गए कि वो प्रधानमंत्री वाकई बन ही जाते हैं, देश उनको उस स्थिति में ले आता है, तो इस बार ये गच्चा नहीं खाएंगे। वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।